हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज का ये जो लेक्चर है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हमने कार्ल रूस के क्लासिफिकेशन को भी समझा था, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। आपके एनसीईआरटी ने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को काम में लेके ही डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा है, तो हम भी यही फॉलो करेंगे। हम कहाँ एनसीईआरटी से अलग पढ़ने वाले हैं, तो हम भी यही फॉलो करेंगे, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो करके आगे पढ़ेंगे। तो व्हिटेकर के हिसाब से सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। तो यहाँ हम किंगडम मोनेरा के बारे में बात करने जा रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, व्हिटेकर ने उन सबको किंगडम मोनेरा में रखा है। और आपको बता दूं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। देखिए लिखा भी है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे आप एनसीईआरटी खोलेंगे किंगडम मोनेरा में पहली लाइन आपको मिल जाएगी कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल का मतलब एकमात्र, इस पूरी दुनिया में एकमात्र बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अब हम किंगडम मोनेरा के कुछ जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एक एक करके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेते जाएंगे और उनमें मिलने वाले कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेल वॉल की। यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू रंग में दिख रहा है ये क्या है? ये है सेल वॉल। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनरली हम ऐसा कह देते हैं कि जो भी प्रोकैरियोट होंगे उनमें सेल वॉल होंगे और वो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होंगे। लेकिन देखो भैया, एक्सेप्शनली कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं होती है, जिनमें पहला नाम है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। दूसरा है माइकोप्लाज्मा। आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। एक प्रोकैरियोट ऐसा है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, जिसके अंदर सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। एक प्रोकैरियोट ऐसा है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तो ये भी मैंने एक्सेप्शन भी आपको बता दिया। ऐसे आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सबको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आओ भाई, अब अगर हम सेल वॉल के अंदर घुसे, मतलब सेल वॉल के अंदर जाएं, तो हमें सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एज यूजुअल जैसी सब में होती है वैसी इनमें भी होती है। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन से हम अंदर घुसे, इससे पहले आइए एक बार हम यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, मतलब इस डायग्राम में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेल वॉल ये है और ये है सेल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो क्या काम करेंगे? डाइजेशन का। तो बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में डाइजेशन कहाँ हो रहा है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। ठीक है,
यूकैरियोटिक सेल में डाइजेशन लाइसोसोम में, तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम। एनालॉगस मतलब फंक्शन में सेम, फंक्शन में सिमिलर। तो जो काम प्रोकैरियोटिक सेल में पेरीप्लाज्मिक स्पेस में हो रहा है वही काम यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम में। तो फिर देखो क्या लिखा है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस फंक्शनली सिमिलर एनालॉगस टू लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन से अंदर चलते हैं और साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। देखिए इनके साइटोप्लाज्म की खास बात ये है कि इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह वगैरह नहीं होते हैं। देखिए वही यहाँ पे लिखा है कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो होते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। अब देखिए, और जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं किस किस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये तो आपको पता चल ही गया यहाँ पे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। बट बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट, लेकिन यूकैरियोट में 70S एंड 80S बोथ होते हैं, एंड प्रोकैरियोट में ओनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो बच्चों, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनकी बात करते हैं। देखो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखिए क्या लिखा है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है। कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, मतलब अनक्लियर होता है, नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बच्चों, इंसिपिएंट का मतलब होता है इनिशियल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इनिशियल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस अभी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। एक और नाम है जीनोफोर। क्या नाम है, जीनोफोर। और देखो, और ये जो 4 है, PHORE 4, इसका मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर, और जीनो का मतलब होता है जीन। तो वो स्ट्रक्चर जिसके पास जीन प्रेजेंट हो उसे क्या बोला जाएगा, जीनोफोर। और क्या है, न्यूक्लियोइड, ऑइड, OID ऑइड। जिस वर्ड के साथ लग जाए उसका मतलब होता है के जैसा, जैसे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के जैसा। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के जैसा है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होंगे तो क्या ट्रू न्यूक्लियस है, क्या फॉल्स न्यूक्लियस होता है। बेसिकली न्यूक्लियस के नाम पे एक थ्रेड, एक धागा होता है जो अपने ऊपर ही कॉइल्ड होकर के पड़ा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये अपने ऊपर ही कॉइल्ड होकर के एक फॉल्स क्रोमोसोमल रीजन बना रहा है, और इस फॉल्स क्रोमोसोमल रीजन बनाने की वजह से इसे प्यार से न्यूक्लियोइड नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक और नाम है फाइब्रिलर न्यूक्लियस। क्या है, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इस वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो DNA है, वो थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक दिखाई देता है। इसी वजह से इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने जो ये 4 नाम देखिए, यहाँ पे ये जो 4 नाम है ये क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, अभी बन रहा है, इनडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, इसीलिए क्या बोला, इसीलिए बोला इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, जीन को बियर कर रहा है, इसीलिए इसे जीनोफोर बोलते हैं। अपने ही ऊपर कॉइल्ड होकर के एक फॉल्स क्रोमोसोमल रीजन बना रहा है, इसीलिए न्यूक्लियोइड। और फाइबर के जैसे स्ट्रक्चर है, इसीलिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ।
हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये तो बता ही चुकी हूँ। अब देखो जैसे इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है वैसे ही इनमें ट्रू क्रोमोजोम नहीं होता है, ट्रू क्रोमोजोम एब्सेंट, ठीक है, ट्रू क्रोमोजोम नहीं होता है, फॉल्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, फॉल्स क्रोमोजोम होता है जिसका कॉम्पोजिशन है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखिए डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, सर्कुलर मतलब दोनों के दोनों जो एंड होते हैं, दोनों के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, और सर्कुलर मतलब दोनों के दोनों जो एंड होते हैं, दोनों के दोनों, ये देखिए दोनों के दोनों जो एंड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई, तो डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड होती है, सर्कुलर मतलब दोनों के दोनों जो एंड होते हैं, दोनों के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसे नेकेड का मतलब होता है विदाउट हिस्टोन, आप लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ऐसे करके लिख लेना कहीं पे, विदाउट हिस्टोन। आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोजोम में हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोजोम में हिस्टोन एब्सेंट होती है, हिस्टोन एब्सेंट होती है, दिखाने के लिए क्या लिखा है, नेकेड डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पे बच्चे सोच लेते हैं कि यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये दिखाने के लिए लिखा है कि हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये दिखाने के लिए नहीं लिखा है कि हिस्टोन एब्सेंट है, हिस्टोन एब्सेंट है ये दिखाने के लिए नेकेड वर्ड यूज किया है। फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्यों लिखा है, ये दिखाने के लिए कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और वो कौन सी होती है, पॉलीअमाइंस। कौन सी होती है, पॉलीअमाइंस, ठीक है। अब आइए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 2 ऑप्शन। देखिए इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल आर बेसिकली नेकेड, फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज दे लैक हिस्टोन प्रोटीन, एंड दूसरा सेकेंड ऑप्शन है दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो अगर ये दोनों सेपरेट आते हैं तो दोनों ही सही हैं। इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल आर बेसिकली नेकेड बिकॉज दे लैक हिस्टोन प्रोटीन, सही है। इन प्रोकैरियोट जेनेटिक मटेरियल आर बेसिकली नेकेड बिकॉज दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता देंगे हिस्टोन प्रोटीन को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ हमने जनरल कैरेक्टर हमने आपके सामने रखे प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स के, लेकिन ये पेज तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं पेज थोड़ा पलट लेती हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके सामने जो एग्जाम्पल हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटी, जिसे हम फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके बाद है आर्की बैक्टीरिया, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इनमें से कुछ एक की तो हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे यू बैक्टीरिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, साइनोबैक्टीरिया को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया, इनके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यू बैक्टीरिया से। तो यू बैक्टीरिया हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यू मतलब ट्रू एंड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वो ट्रू बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए एंटोन वॉन ल्यूएनहुक ने 1675 ईस्वी में पहले रेनी वाटर यानी बरसात के पानी और फिर तिथिस्कम यानी कि दांतों के मैल में इन्हें देखा और नाम दिया एनिमल क्यूब।
देखिए ल्यूएनहुक ये वही है जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और जब माइक्रोस्कोप बनाया था तो इधर उधर देखते फिर रहे थे। एक दिन इन्होंने रेनी वाटर यानी बरसात के पानी में कुछ लिविंग सेल को देखा जो मूवेबल थे, और उन्होंने उसे एनिमलक्यूल पुकारा। ठीक है, उसके बाद एफजे कॉहन एंड एरनबर्ग ने सर्वप्रथम इसे बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं बर्गी की। बर्गी ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा। बर्गी ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा और एक बुक लिखा मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पर बुक है, बड़ी फेमस बुक है। इसे बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर बस इतना ही आप याद रख सकते हैं, तो रख लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है यहाँ पे, एक मिनट, शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट हेडिंग डालना है। अब देखो इसकी अगर शेप की बात करें तो शेप के बेसिस पे इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। देखो लिखा भी है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे इनको 4 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कोक्कस। सबसे पहला क्या है? कोक्कस, जिसे प्लूरल में कोकाई कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहली शेप है वो है कोक्कस। वो क्या है? कोक्कस, जिसे प्लूरल में कोकाई कहते हैं। ठीक है, जो राउंडेड स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कहते हैं कोकस, और ये सबसे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे साइज के होते हैं, और क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, डेट्स वाई बोला जाता है इनके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है वो सबसे ज़्यादा है ड्यू टू स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए लिखा भी है मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और यहाँ पे एक एग्जांपल जो आप जानते हैं आप याद कर लीजिएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अगला जो है वो है बेसिलस, प्लूरल बेसिलाई हो जाएगा, और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप ही होते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में, एनसीईआरटी के डायग्राम में, यहाँ पे आपको ये देखिए, तो इन डायग्राम के अंदर आपको एक स्पोर नज़र आ रहा है जिसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। ये स्पोर कुछ और नहीं एंडोस्पोर है, और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ई कोलाई। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, स्पाइरिलम, प्लूरल स्पाइरिला हो जाएगा। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। अगला टाइप है विब्रियो। अगला टाइप क्या है? विब्रियो, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और बेस्ड एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाती हूँ। ये शेप की बात हमने की, यहाँ पे शेप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कोक्कस, ये बेसिलस, ये स्पाइरल, ये क्या हो गया? स्पाइरिलम है ना, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, और ये है विब्रियो, देख सकते हैं आप, कोमा शेप्ड है। ठीक है, तो अब मैं इसको हटाती हूँ। ठीक है, अब हमारा जो अगला हेडिंग है वो है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब देखिए, मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से बैक्टीरिया में मूवमेंट होता है। अब देखो, फ्लैजिला के अरेंजमेंट एंड नंबर के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पे सभी कैटेगरी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ पेरिट्राइकस के बारे में बात करेंगे। पेरिट्राइकस देखिए क्या होता है, व्हेन फ्लैजिला आर फाउंड ऑन द होल बॉडी ऑफ बैक्टीरियम। जब होल बॉडी पे फ्लैजिला है तो उसे क्या कहेंगे? पेरिट्राइकस कहेंगे। और यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ई कोलाई। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।